नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश शर्मा आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं अपने YouTube चैनल एजुकेशन गुरु के माध्यम से कहानी सप्तक, जो कि बीए प्रथम वर्ष में पूछा जाता है। कहानी का वर्गीकरण, कहानी के तत्व, कहानी का स्वरूप, इस वीडियो के माध्यम से हम इन सभी पर आज चर्चा करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है, जो भी हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली अगली बहुत ही महत्वपूर्ण जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं आज के अपने प्रकरण पर। कहानी का स्वरूप। कहानी का स्वरूप सामान्यतः कहानी शब्द का अर्थ, यानी कि सबसे पहले हमें अगर प्रश्न आता है कहानी के स्वरूप क्या है, कहानी का अर्थ, स्वरूप तथा उसके तत्वों का वर्णन कीजिए, तो सबसे पहले हम कहानी का स्वरूप, कहानी क्या है या उसका स्वरूप क्या है, तो सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कहानी का अर्थ है कहना। कहानी का अर्थ है कहना, पर केवल इतने से कहानी विधा की परिभाषा संभव नहीं है। यानी कि मात्र इतने से ही कहानी विधा की परिभाषा देना संभव नहीं है। इस तरह सामान्य बोलचाल की भाषा में कथा और कहानी शब्द पर्याय के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यानी कि पर्याय, यानी कि सामान्य बोलचाल की जो भाषा है उसमें कथा और कहानी एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन अब कहानी कथा साहित्य के अंग रूप में प्रयुक्त होती है, कथा के पर्याय में नहीं, कथा के पर्याय में नहीं। अतः कथा का फलक बहुत ही व्यापक है, यानी कि कथा का जो फलक है बहुत ही विस्तृत है, जिसकी उपस्थिति उपन्यास, कहानी, एकांक, नाटक इत्यादि स्वरूपों में विद्यमान रहती है। यानी कि कथा का जो स्वरूप है बहुत ही व्यापक है, जो कि कहानी, एकांक, नाटक इत्यादि स्वरूपों में विद्यमान रहती है, जबकि कहानी, कथा, साहित्य, उपन्यास और कहानी का एक रूप विशेष है। यानी कि कहानी जो है कथा साहित्य का एक रूप विशेष है। सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कहानी क्या है, कहानी कथा साहित्य, यानी कि कथा साहित्य का एक रूप विशेष है और एक निश्चित सीमा तक सीमित है। साहित्य की किसी भी विधा की भांति कहानी को भी निश्चित शब्दों में बांध पाना बड़ा ही दुष्कर कार्य है। यानी कि जो साहित्य की किसी भी विधा की भांति कहानी को भी शब्दों में बांध पाना दुष्कर बात है। यद्यपि समीक्षकों ने कहानी की परिभाषा को परिभाषित करने का प्रयास किया है। एडगर एलन पो की दृष्टि में कहानी एक, यानी कि एडगर एलन के अनुसार क्या है कहानी, अनुसार कहानी क्या है, कहानी एक ही बैठक में पढ़ी जा सकने वाली रसोद्रक में सक्षम विधा है। क्या बताया उन्होंने, एक ही बैठक में पढ़ी जा सकने वाली रसोद्रक सक्षम विधा है। किसने बताया, एडगर एलन ने। इसके अतिरिक्त एच.जी. वेल्स के अनुसार क्या है, तो कहानी की जो परिभाषाएं लिखनी है विभिन्न विद्वानों के अनुसार लिखनी है, तो एच.जी. वेल्स के अनुसार क्या है, कहानी की परिभाषा लगभग 20 मिनट में साहस और कल्पना से पढ़ी जा सकने वाली रचना को कहानी मानते हैं। लगभग 20 मिनट तक या 20 मिनट में साहस और कल्पना से पढ़ी जा सकने वाली
को कहानी मानते हैं और ब्रेंडर मैथ्यू की दृष्टि में कहानी एक पूर्ण विचार है। ब्रेंडर मैथ्यू की दृष्टि से तो हम इस प्रकार कह सकते हैं, सामान्यतः कहानी से जो आकार में छोटी है, सामान्यतः कहानी से जो आकार में छोटी है, किंचित भिन्न एवं अधिक है, यह अपने आप में एक विचार है तथा इसे पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए इन शब्दों शॉर्ट स्टोरी के बीच एक हाफ हाइफाइन का प्रयोग किया जाना चाहिए तथा आरंभिक एस को बढ़ा लिखा जाना चाहिए। ठीक है। सर ह्यू फॉल कहानी के विन्यास को नाटक की भांति स्वीकार करते हैं। तो जो कहानी की परिभाषा सर ह्यू फॉल ने दी है, उनके अनुसार कहानी के विन्यास को नाटक की भांति स्वीकार करते हुए उनमें कौतूहल, चरम सीमा, उपसंहार की स्थिति अनिवार्य मानते हैं। एलरी सिज कहानी को घोड़दौड़ के समान मानकर उसकी सक्रियता पर बल देते हुए फास्टर कहानी में चरम सीमा को महत्वपूर्ण मानते हैं। एलरी सिज कहानी को घुड़दौड़ के समान मानकर उसकी सक्रियता पर बल देते हैं। इसी में इन्होंने सर ह्यू फॉल ने भी कहानी को ए शॉर्ट स्टोरी शुड बी ए स्टोरी, ए रिकॉर्ड ऑफ थिंग्स, यानी कि कौतूहल, चरम सीमा इत्यादि इसमें सम्मिलित किया हुआ है। हम कह सकते हैं कहानी की ये परिभाषाएं उसकी आकारगत विशेषताओं को बताने के साथ साथ उसके, यानी कि जो उपरोक्त परिभाषाएं दी हुई हैं कहानी की, वह आकारगत विशेषताओं को बताने के साथ साथ उसके वर्ण, विषय, उद्देश्य आदि के विषय में भी संकेत करती हैं। किंतु कहानी एक निरंतर विकासशील साहित्य विधा है। कई बार प्रश्न आया है कि कहानी कैसी विधा है। कहानी एक निरंतर विकासशील साहित्य विधा है, अतः इसकी सर्वसम्मत परिभाषा देना बहुत ही कठिन है। ऐसा नहीं कि कहानी पर सिर्फ पाश्चात्य समीक्षक ही चर्चा करते हैं, भारतीय विद्वानों ने भी इसके बारे में लिखा है। श्याम सुंदर दास जी ने लिखा है, श्याम सुंदर दास जी ने लिखा है, आख्यायिका कहानी एक निश्चित लक्ष्य या प्रभाव को रखकर लिखा गया नाटकीय आख्यान है। इस परिभाषा को मानने पर एकांकी और कहानी के बीच में व्यापतर्क रेखा नहीं खींची जा सकती, अतः यह परिभाषा साम्यक नहीं है, इसको मान्य नहीं माना गया है। मुंशी प्रेमचंद ने भी कहानी के विषय में कहा है, कहानी गल्प एक रचना है। यानी कि मुंशी प्रेमचंद ने क्या कहा है, कहानी गल्प एक रचना है जिसमें जीवन के अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना लेखक का उद्देश्य रहता है। उपन्यास की भांति इसमें मानव जीवन का संपूर्ण तथा बृहद रूप देखने का प्रयास किया जाता है। ना उसमें उपन्यास की भांति सभी रसों को सम्मिश्रित ही होता है। वह एक रमणीय उद्यान नहीं जिसमें भांति भांति के फूल, बेला, बूटे सजे हैं, बल्कि एक ऐसा गमला है जिसमें एक ही पौधा माधुर्य अपने सन्मुक्त जो है रूप में दृष्टिगोचर होता है। यानी कि उन्होंने बोला है कि यह कोई ऐसा जो है बगीचा नहीं है, ये कहानी का ऐसा बगीचा नहीं है, उपन्यासी की भांति नहीं है जिसमें भांति भांति के फूल, बेला सजे हुए हों, बल्कि वह एक ऐसा माधुर्य पौधा है जो अपने आप में दृष्टिगोचर होता है। कहानी व ध्रुपद की तान है जिसमें गायक महफिल शुरू होते ही अपनी संपूर्ण प्रतिभा दिखा देता है। एक क्षण में चित्र को इतने माधुर्य में परिपूरित कर देता है जितना रात भर गाना सुनने से नहीं हो सकता।
इस प्रकार हम कह सकते हैं, जयशंकर प्रसाद जी ने भी जो है कहानी के सौंदर्य में लिखा है, उन्होंने बोला है सौंदर्य की झलक का रस प्रदान करने वाली मानते हैं तो इलाचंद जोशी की दृष्टि में कहानी किसी विशेष परिस्थिति की स्वाभाविक गति को प्रदान करने वाली है। तो कहानी के बारे में इलाचंद जोशी जी ने बोला है कि किसी विशेष परिस्थिति की स्वाभाविक गति को प्रदान करने वाली कहानी है। राधा कृष्ण जी ने कहानी को किसी न किसी सत्य का उद्घाटन करने वाली, मनोरंजन करने वाली विधा कहानी है। कहानी क्या है? किसी न किसी सत्य का उद्घाटन करने वाली या मनोरंजन करने वाली क्या है? विधा है। जैनेन्द्र कुमार ने भी लिखा है निरंतर समाधान पाने की कोशिश करने वाली एक भूख कहानी है। निरंतर समाधान पाने की कोशिश करने वाली एक भूख क्या है? कहानी है। इसके साथ साथ में गुलाब राय ने भी लिखा है कहानी एक ऐसा स्वादपूर्ण है, स्वतः पूर्ण रचना है। यानी कि गुलाब राय के अनुसार कहानी एक ऐसा स्वतः पूर्ण रचना है जिसमें एक तथ्य का प्रभाव को अग्रसर करने वाले व्यक्ति केंद्रित घटना या घटनाओं के आवश्यक उत्थान और मोड़ के साथ पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाला वर्णन हो। अज्ञेय जी ने, सच्चिदानंद हीरानंद बत्सायन अज्ञेय ने कहानी को जीवन की प्रतिछाया मानते हैं। जीवन की प्रतिछाया मानते हैं। जैसा जीवन में घटित होता है वही कहानी में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कहानी की तमाम जो है अनेकों परिभाषाएं देशी और विदेशी वैज्ञानिक जो है कहानीकारों ने दी हैं। इस प्रकार हम कैसे कहानी का स्वरूप निर्धारण पूर्णतः भले ही नहीं कर पाते, किंतु कहानी के किसी न किसी पक्ष में तो यह स्पष्ट करती है कि अतः इन परिभाषाओं को सम्मिलित करके कहानी की परिभाषा को इस रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कहानी की जो परिभाषा हम दे सकते हैं तो हम सामान्य रूप से कह सकते हैं कहानी की जो परिभाषा हम दे सकते हैं, कहानी एक आधुनिक साहित्य की ऐसी गद्यात्मक विधा है। यानी कि कहानी की जो परिभाषा है, कहानी आधुनिक साहित्य की ऐसी गद्यात्मक विधा है जो आकार में की दृष्टि से छोटी है, जो आकार की दृष्टि से छोटी है। कहानी क्या है? कहानी आधुनिक साहित्य की ऐसी गद्यात्मक विधा है जो आकार की दृष्टि से छोटी है, जीवन के किसी न किसी मनोभाव को प्रदर्शित करती है, मनोरंजक तथा कौतूहलवर्धक, चमत्कारपूर्ण और सहृदय पाठक को भाव विभोर कर रस शक्ति करने में सक्षम है। उसको कहानी विधा कहते हैं। तो कहानी का अर्थ हो गया। कहानी की हम सामान्य रूप से जो परिभाषा है, प्रश्न आता है विभिन्न विद्वानों के अनुसार अलग अलग कहानी की परिभाषाएं हम दे सकते हैं और हम कह सकते हैं उन सबको मिलाकर कहानी की इस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कहानी आधुनिक साहित्य की ऐसी गद्यात्मक विधा है जो आकार की दृष्टि से छोटी है और जीवन के किसी न किसी मनोभाव को प्रदर्शित करती है, चाहे वह मनोरंजन हो, कौतूहल हो, चमत्कारपूर्ण हो या किसी अन्य प्रकार से जो सहृदय पाठक को भाव विभोर यानी कि रोमांचित कर देती है या रोमांचित करने में सक्षम होती है, वह कहानी कहलाती है। अब आता है प्रश्न आता है कहानी का अर्थ स्वरूप हो गया, परिभाषा हो गया, और कहानी के तत्व कौन कौन से होते हैं? कहानी के तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहानी के प्रमुख कौन कौन से तत्व हैं? बहुत ही एग्जामों में जो है बोर्ड जो है हमारे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कहानी का अर्थ स्वरूप सहित कहानी के तत्वों का वर्गीकरण कीजिए। तो कहानी के जो तत्व हैं, प्रत्येक साहित्य विधा में भाव, वस्तु और शब्द, प्रत्येक साहित्य विधा में भाव, वस्तु और शब्द, ये तीन आधारभूत तत्व होते हैं। इन आधारभूत तत्वों के अतिरिक्त प्रत्येक विधा में एक रूपोधायक तत्व भी होता है। इस दृष्टि से कहानी में भाव, वस्तु और शब्द के साथ साथ औत्सुक्य, ये चार मूल तत्व हैं। इसलिए साहित्यकार अपनी अनुभूति को प्रस्तुत करने के लिए उचित वस्तु विधान करता है और शब्दों के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति कर देता है। सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि
कहानी औत्सुक्य में अनुसूयुक्त संक्षिप्त कथात्मक वस्तु विधान द्वारा ध्वनित और आख्यानात्मक शब्द भंगिमाओं द्वारा रचित किसी एक प्रमुख भावानुभूति को पाठक तक पहुंचाने वाली एक रमणीय और साहित्यिक सृष्टि है। सामान्यतः कहानी के घटनाओं और कार्यों का चित्रण किया जाता है। सामान्य जो कहानी में जो किया जाता है या कोई घटना घटित हो जाती है, उसके कार्य घटित हो जाते हैं, उन पर वर्णन किया जाता है। कहानी को प्रस्तुत करने के पीछे कहानीकार जो होता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है, उसकी सिद्धि होती है, चाहे वह देश काल हो, वातावरण से हो, कहीं ना कहीं से वह चयन करता है। और एक अंग्रेजी आलोचक हैंडसन ने कहानी के 6 तत्व बताए। जो अंग्रेजी आलोचक हैं हैंडसन ने कहानी के 6 तत्व स्वीकार किए। इसमें कथावस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, वातावरण और शैली, तथा जीवन दर्शन। तो कथावस्तु प्लॉट, चरित्र चित्रण में जो है कथोपकथन कन्वेंशन बा नेचुरल बैकग्राउंड या एनवायरमेंटल बैकग्राउंड, शैली पावर ऑफ ह्यूमर, पेप्स एंड ट्रांजेक्ट इफेक्ट जो भी है। इसके बाद में फिलॉसफी ऑफ लाइफ, जीवन दर्शन। तो ये अंग्रेजी आलोचक हैंडसन ने कहानी के 6 तत्व बताए। कथावस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, कथावस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, वातावरण, शैली और जीवन दर्शन। इसी आधार पर कहानी के 6 परंपरागत तत्व स्वीकार किए गए और साहित्य में जो आधारभूत तत्व हैं भाव, वस्तु, शब्द, इन 6 तत्वों द्वारा ही स्पष्ट समझे जा सकते हैं। हम इन परंपरागत तत्वों के आधार पर जो है कहानी को समझाने का प्रयास करेंगे। यानी कि जो 6 तत्व जो अंग्रेजी आलोचक ने बताया उसके आधार पर हम कहानी का वर्गीकरण कर सकते हैं, उसके बारे में हम बता सकते हैं। जैसे कि जो श्री एडविन मेयोर का कथावस्तु के संदर्भ में जो विचार दिया है, उन्होंने बोला है कि एक ऐसा पारिभाषिक शब्द जो विवाद रहित है, वह शब्द साहित्य और इसका प्रयोग अत्यंत व्यापक और सर्वसम्मत है। यह केवल आलोचक के ही काम नहीं आता, वरन प्रत्येक के काम आता है। यह कहानी में घटनाओं की परंपरा और उसके सिद्धांत को परस्पर संयोजित करता है। तो कहानी का कथानक कम से कम घटनाओं और पात्रों के सहारे निर्मित किया जाता है। कहानी का जो कथानक होता है वह कम से कम घटनाओं पर आधारित किया जाता है और कम पात्रों के सहारे निर्मित किया जाता है। ये घटनाएं और पात्र कहानी में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कहानी की मूल संवेदना में असंबद्ध घटनाएं या पात्र कथानक में स्थान नहीं पाते। कथानक का विन्यास कहानी से इस रूप में किया जाता है कि उसे पढ़ते समय पाठक के मन में जो है कौतूहल या उत्सुकता जागृत हो जाए। अगर हम कह सकते हैं कथानक का स्वरूप एक नदी की भांति होता है, यानी कि सामान्यतः हम कह सकते हैं कथानक जो स्वरूप होता है वह एक नदी की भांति होता है, जिसमें पात्र, घटनाएं आदि इस प्रकार सहज एवं कलात्मक ढंग से बहती हैं कि पाठक के जो पढ़ने वाला व्यक्ति होता है अंत में ही जाकर रुकता है। यानी कि इस प्रकार समायोजित की जाती हैं कि वह पढ़ते पढ़ते कहानी समाप्त हो जाएगी तभी रुकेगा, और तब उसे ऐसा प्रतीत होता है कि किसी बात की तीखी प्रतिक्रिया अत्यंत ही प्रभावोत्पादक ढंग से जैसे उसे उद्वेलित कर रही हो और वह अपने को उसके प्रभाव में, आवेश में खो जाता है। सामान्य रूप से कह सकते हैं कि कथानक ऐसी कृति को बनाने में सक्षम होता है और कथानक तभी सुनियोजित हो सकता है जब उसमें घटनाओं का क्रम और संयोजन सही तरीके से व्यवस्थित हो। तो इन विशेषताओं के होने पर भी कोई कहानी उत्कृष्ट या जो है अच्छी बन सकती है। कैसी बन सकती है? पात्र, ठीक है, पहला तो कथानक हो गया। दूसरा पात्र, यानी कि किसी भी कहानी में कथानक के उपरांत पात्रों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। कथानक अगर तो हमारा सही है, उसके बाद में पात्रों का भी
महत्वपूर्ण स्थान होता है, उसमें पात्रों का समुचित चयन नहीं किया गया है तो कथानक निरर्थक प्रतीत होता है। कहानी का ढांचा पात्र उसमें गति प्रदान करते हैं, यानी कहानी का जो ढांचा होता है वह पात्र होते हैं, वह गति प्रदान करते हैं। वह घटनाओं और वातावरण को सजीवता प्रदान कर सकता है। मानव मन के उतार चढ़ाव घात प्रतिघात को स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्ति कर सकता है। कहानी की सीमा संकुचित होती है, अतः इसमें किसी भी पात्र के चरित्र का संपूर्णतः विकास दिखा सकना संभव नहीं होता है। फिर भी पात्र विशेष के चरित्र के केवल किसी एक प्रभावशाली पक्ष का उद्घाटन कुछ मार्मिक घटनाओं और परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में कहानीकार करता है। कहानी के पात्रों का चयन करके कहानीकार उसमें चरित्रांकन द्वारा जो कथानक है उसके मुख्य भाव में व्यक्त कर सकता है, अतः अपनी बात जनमानस तक पहुंचा सकता है और घटना और वातावरण को सजीवता प्रदान करता है। अतः कहानी के पात्रों का भी स्थान महत्वपूर्ण होता है। नंबर 3 में कथोपकथन, यानी कि जो कथोपकथन है, यानी कि कथोपकथन का अर्थ होता है कि पात्रों के जो आपसी संवाद को ही कथोपकथन कहा जाता है। यानी जो वार्तालाप होता है आपस में, जो पात्रों का संवाद होता है उसे कथोपकथन कहा जाता है। कथोपकथन के द्वारा एक और घटनाक्रम अथवा कार्य व्यापार को आगे बढ़ाया जाता है और तो दूसरी ओर पात्रों के चरित्रगत विशेषताओं का उद्घाटन किया जाता है। स्वाभाविकता, सार्थकता और नाटकीयता कथोपकथन के प्रमुख गुण हैं। क्वेश्चन आ जाए कथोपकथन के कौन कौन से गुण हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में अगर पूछा जाए कथोपकथन के प्रमुख कौन कौन से गुण हैं तो हम बता सकते हैं स्वाभाविकता, सार्थकता और नाटकीयता कथोपकथन के प्रमुख गुण हैं। मित्रों, अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ में अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ में घंटा को भी प्रेस कर दें, यानी कि बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, ऐसी वीडियो कई एक हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु के माध्यम से। ये हमारे यूट्यूब चैनल का लोगो है। कहानी के चिन्हित यानी कि जो गुण होते हैं, स्वाभाविकता, सार्थकता और नाटकीयता कथोपकथन के प्रमुख गुण होते हैं। इन गुणों से संपन्न कथोपकथन कहानी की रोचकता प्रदान करता है, कहानी में निहित कथा के विकास में सहायक होते हैं और पात्रों की चारित्रिक यानी कि जो चारित्रिकगत विशेषताएं होती हैं उनका परिचय इसी के माध्यम से ही प्राप्त होता है। नंबर 4 में आ जाता है देशकाल और वातावरण, यानी कहानी का स्वाभाविक और सहज रूप प्रदान करने के लिए देशकाल और वातावरण का विशेष महत्व होता है। देशकाल और वातावरण का विशेष महत्व होता है। कहानीकार का वर्णन चातुर्य इस बात में है कि वह जीवन की विभिन्न परिस्थितियों को देश और काल के परिवेश में इस प्रकार प्रस्तुत करे कि पाठक के मस्तिष्क में अपनी छाप छोड़ जाए। अगर कहीं जो ऐसा क्षेत्र है जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां हैं, अगर कोई देश ब्रिटिश में अगर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानियों का वर्णन हो तो वहां के पाठक नहीं पढ़ेंगे। अगर भारत में उनका वर्णन होता है तो वह निश्चय ही उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि देश काल और वातावरण का इस पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। अगला है शैली, 5वां शैली। कहानी समस्त साहित्यिक विधाओं की जननी है। कहानी क्या है? जितनी भी साहित्यिक विधाएं हैं उनकी जननी है, अतः कहना इससे अपना विशेष अर्थ रखता है। यह कहना बहुत ही कहने का एक अलग अंदाज ही किसी भी साहित्यिक विधा को अलग नाम देता है। यानी कहानी समस्त साहित्यिक विधाओं की जननी है। कहानी जीवन का लघु चित्र है और उसका विन्यास भी इसी प्रकार किया जाता है
कि उसका क्षिप्रता उसका गुण नहीं है, उसका धर्म बन जाता है। इसलिए कुछ समीक्षकों ने कहानी की तुलना एक पहाड़ी झरने के साथ की है। कहा है कहानी कब शुरू हुई और कब खत्म हुई यह ज्ञात ही नहीं होता। और जीवन दर्शन नंबर 6 पे आता है जीवन दर्शन। साहित्य यानी कि साहित्य की अन्य विधाओं की भांति कहानी मनुष्य के जीवन को समझने में मदद करती है और कहानी में कहानीकार मानव जीवन के किसी एक अंश को लेकर उजागर करने की कोशिश करता है। सामान्यतः दैनिक क्रियाकलापों बात व्यस्तताओं के बीच हमारी दृष्टि नहीं पड़ती, चूँकि कहानी में जीवन के इस जटिल सत्य को बतकही के जरिए बड़े ही सामान्य ढंग से अत्यंत संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसलिए कहानी अपने प्रभाव और प्रेषण की दृष्टि से आधुनिक युग में सबसे लोकप्रिय विधा बन गई है और वह मानव जीवन के सत्य को न केवल अपनी संपूर्णता के साथ वरन संक्षेप में रोचक ढंग से प्रस्तुत कर देती है। कहानी के उपयुक्त 6 तत्व कहानी के क्लेवर का निर्माण करते हैं, यानी कि कहानी के जो छह तत्व हैं कहानी के क्लेवर का निर्माण करते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक कहानियाँ कथोपकथन वातावरण चित्रण आदि से रहित होती हैं। यद्यपि इन तत्वों द्वारा कहानी के स्वरूप को बहुत कुछ समझाया जा सकता है। इन तत्वों में उत्सुक को भी शामिल कर लेने पर कहानी एक स्पष्ट रूप बन जाता है, क्योंकि उत्सुकता कहानीपन की नसों में प्रवाहित होने वाले रक्त के समान है। उत्सुकता क्या है? उत्सुक जो है कहानी पन की नसों में प्रवाहित होने वाले रक्त के समान है। लोक हृदय को पहचानकर जब रचनाकार घटना विन्यास पात्र योजना चरित्र चित्रण और रमणीयता का समावेश करके किसी अनुभूति को विषयानुकूल भाषा शैली में कहानी के रूप में अभिव्यक्त करता है तो वह कहानी रोचक बन जाती है और सहृदय में संवेद्य हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कहानी के ये प्रमुख तत्व आवश्यक हैं। कहानी का वर्गीकरण कीजिए, यानी कि कहानी का जो वर्गीकरण है, क्वेश्चन में अगर आता है कहानी का वर्गीकरण कीजिए, तो कहानी का वर्गीकरण अनेक आधारों पर किया जा सकता है। जैसे विषय वस्तु के आधार पर कहानियों को 8 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रधान, पात्र प्रधान, विचार प्रधान, भाव प्रधान, घटना प्रधान और कल्पना प्रधान, हास्य प्रधान, काव्यात्मक प्रधान और प्रतीकात्मक। किसके आधार पर ये है? कहानियों का ये वर्गीकरण किसके आधार पर है? कहानियों का ये वर्गीकरण विषय वस्तु के आधार पर जो कहानियों का वर्गीकरण है वह 8 प्रकार का है। और प्रतिपादन शैली के आधार पर कहानी का वर्गीकरण, प्रतिपादन शैली के आधार पर कहानियों का वर्गीकरण 5 प्रकार का है। कौन कौन सा? उत्तम पुरुष प्रधान, अन्य पुरुष प्रधान, पत्र पद्धति में लिखित, वार्तालाप पद्धति में लिखित और डायरी पद्धति में लिखित। ठीक है, डायरी पद्धति में लिखित। रचना के आधार पर कहानियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: आदर्शवादी, यथार्थवादी और आदर्शोन्मुख या यथार्थवादी। आदर्शोन्मुख यथार्थवादी किसके आधार पर? रचना के आधार पर, यानी कि प्रतिपादन शैली के आधार पर कहानी को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रतिपादन शैली के आधार पर कहानी को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। रचना के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है और स्वरूप की दृष्टि से कहानी को 4 भागों में विभाजित किया गया। स्वरूप की दृष्टि से कहानी को 4 भागों में विभाजित किया गया है: निर्माण कालीन, प्रयोगकालीन, विकासकालीन और समुन्नतिकालीन। ठीक है, इन वर्गों के अतिरिक्त विषय की दृष्टि से कहानियों के कुछ अन्य प्रमुख वर्ग हैं। ये 4 तो ऊपर हैं, इसके अतिरिक्त कहानियों के अन्य भी वर्ग हैं, जैसे कहानियाँ राजनीतिक कहानियाँ, ऐतिहासिक कहानियाँ, वैज्ञानिक कहानियाँ, सामाजिक कहानियाँ, धार्मिक कहानियाँ इत्यादि हो गई। दोस्तों मित्रों, अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो
तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम आपके लिए ऐसी सारी वीडियो लगातार लेकर आते रहेंगे जिससे आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर परिणाम, बेहतर अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करें। धन्यवाद मित्रों, आपका समय शुभ हो। मैं अखिलेश शर्मा अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हार्दिक शुभकामनाएं